हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज है आपका कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लास्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं दो अपने करण अर्जुन लेकर के आया हूं। हर साल पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अलग हटके हैं, दोनों ही भाई भाई हैं, साथ साथ पूछे जाते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, डेरिवेशन टाइप में है। बड़ा ही मजेदार का कॉन्सेप्ट होने वाला है। जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो 20 नंबर पक्के करके जाओगे, फुल गारंटी है रियल एनालिसिस के अंदर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले पोर्शन में। देखिए क्या है, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए करण अर्जुन बीटा गामा फंक्शन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो सही है भैया भैया हैं, इकट्ठे आते हैं हर जगह। पहला सवाल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ, प्रूव दैट द बीटा फंक्शन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज कन्वर्जेंट इफ m कॉमा n इज ग्रेटर देन 0। मजा आ जाएगा। सेम ऐसा ही एक और है, गामा फंक्शन का है। ये दोनों ही भैया भैया हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10-10 नंबर में पूछे जाते हैं। कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आगरा हो, कानपुर हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, मजा आ जाएगा। तो चलो फटाफट से इसका सुपड़ा साफ करते हैं। जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाओ, बिल्कुल ठंडा दिमाग। चलिएगा, सबसे पहले मैंने देखा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। अरे यार, हमें इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कौन से काइंड का है? लिमिट देखेंगे सबसे पहले। लिमिट में इन्फिनिटी नहीं है भैया, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जिसके बारे में हमने कल ही सीखा है। कल सीखा है, कौन सा टेस्ट सीखा है? जो को म्यू टेस्ट सीखा है। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले देख लिया मैंने, ये सेकंड काइंड का है, तो दिमाग में बत्ती जलेगी। सेकंड काइंड का एक टेस्ट मैंने कल करवाया था भैया, वो था म्यू टेस्ट। उससे इसको करेंगे, लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। हमें दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट होगा तो कब होगा, जब m कॉमा n का वैल्यू आपका 0 से बड़ा होगा। बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है इसको लेट, इस पूरे को मैं लिख रहा हूं i के बराबर। लेट i बराबर 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। सेम वैसा ही करेंगे जैसे सवाल को करते थे हम कल सीख चुके हैं सवाल को करना। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके देख लेना, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें कोई सवाल दिया जाता था इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, हम उसको लिख लेते हैं। अब देखो भैया, सेकंड काइंड का है, सेकंड काइंड का है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज देखो, ये पूरा जो सवाल है का, ये डिपेंड काय पे कर रहा है? ये पूरा सवाल किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे भैया, जे m-1 और n-1 पे डिपेंड कर रहा है। ना समझ पा रहे? जरा गौर करो मैं क्या कह रहा हूँ। ये पूरा सवाल m-1 और n-1 पर डिपेंड कर रहा है। किस तरह से डिपेंड कर रहा है कि अगर m-1 का जो वैल्यू है, मान लो इस m-1 की जगह पे अगर कोई ऐसा वैल्यू रखूं मैं, वो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। अगर इसकी जगह पर कोई ऐसा वैल्यू रखूं मैं जो 0 हो या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस क्वेश्चन पर? फीलिंग करो, फीलिंग करो। अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी वैल्यू रखता हूँ m-1 और n-1 की जगह पर जो 0 हो, चलो पहला केस लेते हैं 0 का। अगर मान लो इनकी वैल्यू मैंने 0 कर दी तो x की पावर 0 हो गया और 1 माइनस एक्स की पावर 0 हो गया। और किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो यार उसका वैल्यू आता है 1। तो यानी कि इंटीग्रल जो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कन्वर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा भैया? कन्वर्ट कर जाएगा। और ये प्रॉपर भी है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी पावर 0 करी, ये किसी भी लिमिट पर इन्फिनिटी नहीं होगा। तो यानी कि प्रॉपर है, और प्रॉपर है साफ साफ देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे बना जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर पाएंगे। दूसरी चीज है, अगर मैं यहाँ पे पावर में m-1 और n-1 की जगह पे कोई ऐसा वैल्यू लेट करता हूँ भैया जो 0 से बड़ा है। कैसा है? 0 से बड़ा है। सपोज करो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया 2, एक्स की पावर मैंने ले ली 2 और 1 माइनस एक्स की पावर मैंने ले ली 2। तो क्या किसी भी लिमिट पर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है क्या? अरे नहीं हो रही है। अगर इसका वैल्यू m-1 और n-1 का वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ा ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये जो चीज़ है ये इनमें से किसी भी लिमिट पर ये इन्फिनिटी नहीं होगी। अब जब लिमिट पर इन्फिनिटी ना है रही तो ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर नहीं रहा, ये प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर के लिए मैंने कहा कि इम्प्रॉपर तभी कहेंगे जब ये दोनों लिमिट पर भैया ये वैल्यू आपकी एग्जिस्ट ना करे। सही बात है। तो अगर मैंने भैया m-1 और n-1 का वैल्यू 0 से बड़ा ले लिया तो भैया ये इंटीग्रल प्रॉपर हो जाएगा, इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। आपको बात समझ में आती है? तो पहला केस यही बनेगा अपना। पहला केस यही बनेगा कि अगर m-1 और n-1 का वैल्यू हम 0 लेते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, तो भैया इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट है ही है। लेकिन बात चल रही है m, n की। दूसरा केस बनाएंगे अब। अच्छा, अब आते हैं दूसरे केस की ओर।
दूसरा केस क्या है कि अगर काउ चांस गलती थे अगर m-1 और n-1 का वैल्यू आपका 0 से छोटा हो गया, कैसा हो गया, 0 से अगर छोटा हो गया, सपोज करो -1 हो गया, चलो लेके देखते हैं -1, एक्स की पावर मैंने ले ली मान लो -1 और 1 माइनस एक्स की पावर ले ली -1, -1 का तात्पर्य इसको नीचे पहुंचा दो, जो को सही बात है, 1/x और 1 माइनस एक्स हो गया, इंटीग्रेशन लगा रहेगा 0 से 1, अरे लफड़ा पड़ गया। इतना देखो जब 1 अगर मैंने यहाँ पर डाला तो देखो 1 माइनस 1 0 समथिंग अपॉन 0 बराबर इन्फिनिटी, इस लिमिट पर सवाल इन्फिनिटी होने शुरू हो गया। अगर 0 डाला मैंने यहाँ पर तो जो भैया इस वाली जगह से ये सवाल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देख पा रहे हो अब ये सवाल दोनों लिमिट पर इन्फिनिटी दे रहा है, तो यानी कि अब इम्प्रॉपर बन चुका है ये। तो अगर m-1 और n-1 का वैल्यू मैं 0 से कम लेता हूं तो भैया ये सवाल खतरे में चला जाएगा, ये सवाल खतरे में चला जाएगा, इन दोनों लिमिट पर ही ये सवाल आपका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, यानी कि सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। इसको हैंडल कैसे करते हैं कल ही सिखाया है, हम इसमें म्यू टेस्ट ठोक के इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करके लेकर के आएंगे, तो कब बात समझ में आती है। तो कतई सिंपल है, दो केस बनेंगे भैया, ये पूरा सवाल m-1 और n-1 पर डिपेंड कर रहा है। पहले केस में हम अगर m-1 और n-1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यार, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों केस दिखाए हैं, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो भैया ये इंटीग्रल भैया आपका प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू एडजस्ट कर जाएगी। अगर इसका वैल्यू आपका 0 से कम निकलता है तो ये इंटीग्रल आपका इम्प्रॉपर कहलाएगा। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे हैंडल करते हैं कल सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालते हैं। तो देखो मैंने कहा गई लिमिट, जो लिमिट होती है भैया वही होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। डाल के चेक कर लो, एक्स डालोगे यहाँ पर 0 डालोगे खत्म हो जाएगी कहानी, 1 डालोगे खत्म हो जाएगी कहानी। कल हम सीख चुके हैं, अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन का धुआं डाल दोगे, फुल गारंटी है। तो आई होप जो आधारभूत है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ चुका है। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न की, देखिएगा। देखिए भैया फिनिश, यहाँ पे लिखता हूँ मैं केस 1। पहला केस 1 में क्या कहूंगा, इफ, सीधी सी बात है, m-1 और n-1 का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 रहा, इन दिस कंडीशन, अगर ऐसा रहता है इफ m-1, n-1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो इन दिस कंडीशन, गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर, गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर, गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर इफ m-1 और n-1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अभी मैंने चेक करके आपको दिखाया है कि ये इंटीग्रल भैया प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है किसी भी लिमिट पर ये आपका इन्फिनिटी नहीं होगा। जब किसी भी लिमिट पर इन्फिनिटी नहीं होगा तो भैया ये प्रॉपर हो जाएगा, इम्प्रॉपर इसको नहीं कहेंगे। सो इट इज कन्वर्जेंट, भैया सोचना पड़ेगा, ये रियल एनालिसिस है, मजा आ जाता है, टेंशन क्या लेते फुल फीलिंग आएगी। चलो पहला केस खत्म होता है। केस सेकंड, दूसरा केस, ये केस का है भैया, अब उल्टा करेंगे। इफ, भैया माइंड है कैसा भी सोचेगा, अगर m-1 और n-1 का वैल्यू आपका लेस देन 0 हो जाता है तो इन दिस केस लेस देन 0 हो जाता है, गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर, गिवन इंटीग्रल is improper, given integral is improper of second kind, ठीक, सेकंड काइंड का बन जाएगा। तो यहीं पे लफड़ा पड़ेगा। तो देखो पहले केस में तो बात डन है, कन्वर्जेंट आ रहा है, दूसरे में लफड़ा पड़ रहा है, इम्प्रॉपर बन रहा है सेकंड काइंड का। अब इसको हैंडल करेंगे, तो ना फिनिश। तो हम केस लेकर के चल रहे हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू हमारी 0 से छोटी हैं तब के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो नाउ अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर टिक कर देता हूं, लेट, इसको उठा लिया मैंने, i बराबर i1 प्लस i2। अब मैं इसको तोड़ के लिखूंगा क्योंकि मुझे मालूम है इसमें दो डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो 0 है एक 1 है, तो एक एक करके लिखेंगे। एक बार में एक डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट को हैंडल करेंगे, दूसरे बार में दूसरे डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट को हैंडल करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहे हैं, है ना, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हियर इट इज क्लियरली दैट, here it is clearly that, क्या चीज क्लियरली दैट है यहाँ पे, x बराबर 0 एंड x बराबर 1 आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी, आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक भैया।
ये चीज़ डन है, क्योंकि x बराबर 0 और 1 पर जब m-1 और n-1 का वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि जब ये चीज़ बट्टे में आ जाएगी, जैसे ये चीज़ बट्टे में आएगी तो ये दोनों लिमिट पर भैया ये फंक्शन हमारा इंडिफाइन हो जाएगा, यानी कि दोनों ही आपके क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जानते हो इस बात को, हम कल ही कर चुके हैं। तो मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने क्या कहा था, एक बार में एक ही डिसकंटिन्यूस पॉइंट को हैंडल करेंगे। तो देखो मैंने इसको दो तरह से ब्रेक कर रहा हूँ। उसको देखो कैसे करूंगा। I1 में मैं इसको ले रहा हूँ 0 से a, मैंने मान लिया कोई चीज़ मैंने तोड़ ली 0 से a तक। और देखो पहले वाले में मैं बात करूंगा 0 वाले की, यानी कि जहाँ पे मुझे 0 वाली सिंगुलरिटी मिल रही है, यानी कि 0 वाला डिस्कंटिन्यूस पॉइंट मिल रहा है। अब 0 वाला डिस्कंटिन्यूस पॉइंट मुझे कहाँ पे मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है इस x वाले टर्म पर। मेरे ख्याल से तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। देखो यार दोबारा समझो, 0 से 1 हो गया, 1/x की पावर मैंने मान ली यहाँ पे नीचे आके माइनस की वैसे भी हो जाएगी, 1 माइनस का m और 1 माइनस x की पावर n माइनस का 1। यहाँ देखना, अगर इन दोनों का वैल्यू मैं 0 से लेस देन लेता हूँ, ठीक है, तो चलो ये भी नीचे ले आओ, ठीक है, इसको भी नीचे ले आते हैं, 1 माइनस x की पावर n माइनस का 1, ये हो जाएगा चेंज होकर के 1 माइनस का n, ठीक है, इसको भी नीचे ले आए। ये दोनों ही पावर अब 0 से लेस देन है, यानी कि बट्टे में आ चुकी हैं। अब जैसे ही दोनों चीज़ बट्टे में आ चुकी हैं, तो जैसे ही अब मैं 0 डालूंगा तो ये फंक्शन इनडिफाइन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 डालूंगा तब भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, हम दूसरा वाला जो केस है उसके लिए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें दो डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिले हैं, एक तो 0 मिला है, एक x बराबर 1 मिला है। बात डन है। तो अब भैया यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सवाल को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, क्योंकि एक इंटीग्रल में एक डिस्कंटिन्यूस पॉइंट को लेंगे, दूसरे वाले में जो तोड़ के लिखूंगा उसमें दूसरे डिस्कंटिन्यूस पॉइंट को लेंगे। एक एक करके सॉल्व करते हैं, कल बता चुका हूं। तो चलो पहले मैं ले रहा हूं 0। अब 0 मुझे मिल रहा है भैया x वाले पर, तो जिस पे मिलेगा मैं केवल उसको दिखाऊंगा, जिस पे नहीं मिलेगा उसको ऊपर ही रहने दूंगा दिखाने के लिए। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ऐसे करके, x की पावर 1 माइनस का m इंटू में ये ऊपर रहने दो 1 माइनस x की पावर n माइनस का 1 dx। मैंने क्या कहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल 0 के लिए। मैंने इसको दो तरह से तोड़ा है, एक बार में पहला वाला सिंगुलर पॉइंट आएगा, यानी कि पहला डिस्कंटिन्यूस पॉइंट आएगा, और दूसरे वाले में दूसरा आएगा। तो इसमें जो सिंगुलरिटी जो डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है वो 0 पे मिल रही है। अब 0 कहाँ पे मिल रहा है, वो x पे मिल रहा है, इसलिए मैंने x को जानबूझ के नीचे ले आया हूँ, ताकि हमें दिखाई दे जैसे 0 डालेंगे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं को लेने का। अब दूसरे वाले में मैं 1 को लेके आऊँगा, यानी कि सेकंड नंबर का डिस्कंटिन्यूस पॉइंट है। तो सेकंड नंबर वाले में क्या करूँगा, मैं a से 1, और सेकंड वाला जो डिस्कंटिन्यूस पॉइंट है 1, वो कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है इस डिब्बे से। तो मैं इस डिब्बे को नीचे रहने दूंगा, इसको वापस से ऊपर ले जाऊंगा। देखो ऐसे करके, x की पावर m माइनस का 1 इंटू में 1/1 माइनस x की पावर 1 माइनस का n dx। जो को बात समझ में आती है, मैंने कुछ नहीं किया है, हम बारी बारी से एक एक करके इस दोनों ही डिस्कंटिन्यूस पॉइंट को हैंडल करेंगे। पहले मैंने 0 के लिए बात कर रहा हूँ, तो 0 मुझे मिल रहा है इस वाले से, तो मैंने इसको ओनली नीचे दिखाया ताकि दिखाई दे हमें कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये खराबी है। प्लस लगा करके मैंने इसको 12th की प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक किया है। फिर मैंने यहाँ पे 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिमिट ऑफ 1 छोड़ा है, अपनी तरफ से मैंने कोई कांस्टेंट a मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कंटिन्यूस पॉइंट 1 है। अब ये कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 माइनस एक्स वाले डिब्बे से, क्योंकि जब मैं इसमें पुट करूँगा तभी तो इन्फिनिटी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे केवल इसी को नीचे रहने दिया दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये लफड़ा डाल रही है, बाकी को मैंने ऊपर रहने दिया, जो को बात समझ में आती है। डन है कहानी। अब I1 और I2 हमें बस इनको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले बात करेंगे I1 की, उसके बाद बात करेंगे I2 की। तो थोड़ा सा मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो, समझाने का काम इसमें ज़्यादा है, तो कृपया करके संग संग समझते चलना, नोट करते रहना। तब भी कोई डाउट आ रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैं टेक कर रहा हूँ यहाँ पे पहले I1 को, है ना। नाउ वी टेक I1, पहले मैं I1 को टेक कर रहा हूँ 0 से a x की पावर 1 माइनस का m 1 माइनस x की पावर n माइनस का 1 dx, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं I1 को टेक कर रहा हूँ। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे आपको पता है, हम इसको दिखा पाएंगे कन्वर्जेंट कैसे, अकॉर्डिंग टू म्यू टेस्ट से। हमने कल ही सीखा है, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसके लिए हम म्यू टेस्ट एक जानते हैं। तो बात करते हैं अब म्यू टेस्ट के लिए क्या करना होता है। यहाँ पे आपको पता है कि इसको सबसे पहले एफ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट करता हूँ, यहाँ पर मैं एफ बराबर, अब एक्स कैसे मानते हैं, इंटीग्रेशन हट जाएगा, जो बचेगा वो नहीं वो लिखा जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस का n। अब लिखता हूँ नाउ बाय म्यू टेस्ट, बाय म्यू टेस्ट। हम कल ही स्टूडेंट सीख चुके हैं, क्या होता है याद है कि भूल गए होगे अब तक। तो लिमिट x टेंडिंग टू a
एक्स माइनस ए का पावर म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स। ये चीज अगर फाइनाइट आ जाती है तब बात की बात है ये। तो चलो अब यहाँ पे ए क्या भैया, ए है वो पॉइंट जहां पे डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है। तो तुम्हें मालूम है कि हम यहाँ पे पहले वाले इंटीग्रल में जीरो पे मिल रही है, हम जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स का यहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। एक्स बराबर जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वो ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, और म्यू क्या होता है, म्यू मैंने कल ही बता चुका हूं, जिस पॉइंट पर, जिस डिब्बे पर सिंगुलरिटी मिल रही है, जिस डिब्बे से हमें वो डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट मिल रहा है उसकी होल पावर। अब एक्स बराबर जीरो पे जो डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट है मुझे यहाँ पे इसमें डालने पे मिल रहा है, तो उसकी होल पावर 1 माइनस एम, तो म्यू का वैल्यू वही हो जाएगा। ठीक है, म्यू बराबर 1 माइनस का एम। सब चीज क्रिस्टल क्लियर रहेगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स माइनस जीरो का मतलब रहेगा कि एक्स ही बचेगा केवल। ठीक है, जीरो नहीं लिख रहा हूं मैं, पावर म्यू यानी कि 1 माइनस का एम इंटू में एफ ऑफ एक्स। तो थोड़ा सा यहां से रफ करता हूं, है ना, ताकि आपको ढंग से दिखाई तब भी देगा। इंटू में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बोले तो ये पूरा उठा लो वहां से पूरा, 1 माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस का 1। भैया नजर बरकरार रखना। ठीक, अब देखो वही काम हमारा, ये म्यू टेस्ट क्या करता है, जो डिस्कंटिन्यूटी आती है उसी को उखाड़ के फेंक देता है। देखो उखाड़ के फेंक दिया, ये कट गया। आगे चलो, आगे चले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस एक्स की होल पावर बची आपकी कितनी, एन माइनस का 1। क्या बची, एन माइनस का 1। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भैया, लिमिट को टेक कर देता हूँ, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। और जैसे ही मैंने x बराबर जीरो डाला, मुझे आंसर मिल गया 1, जो कि कैसा है, फाइनाइट है। आंसर कैसा है, फाइनाइट है। अब बस लिखने जा रहे हैं, जो चीज मेन है वही लिखने जा रहे हैं। अब देखो आंसर फाइनाइट है, और म्यू का वैल्यू क्या आया है, म्यू का वैल्यू आया है 1 माइनस का एम, यानी कि म्यू बराबर 1 माइनस एम पर वैल्यू फाइनाइट आई है। लेकिन हमने जो कल पढ़ा था शर्त सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, वो क्या थी कि भैया म्यू टेस्ट के द्वारा आपका सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल तभी कन्वर्जेंट कहलाएगा जब म्यू का वैल्यू आपका 1 से छोटा आएगा। कल किया था, जो को बात समझ में आ रही है। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो दिक्कत आ रही होगी, कल का वीडियो जरूर देख लेना, इससे प्रीवियस वीडियो देखो, सीक्वेंस के साथ चढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो पल्ले पड़ा, हमने कल ही सीखा है कि अगर म्यू का वैल्यू 1 से छोटा है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एक्स माइनस ए की पावर म्यू इंटू एफ एक्स का वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया हम उसको तभी कन्वर्जेंट कह पाएंगे जब म्यू का वैल्यू 1 से छोटा है। और यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट ही दिखाना है, हमें कन्वर्जेंट की बात चल रही है, तो डाइवर्जेंट पर नहीं जाएंगे, कन्वर्जेंट पर जाएंगे। समझना सीखो। तो भैया हम कन्वर्जेंट पे जाएंगे, और सवाल है प्रूफ दैट करने वाला, यानी कि सवाल कन्वर्जेंट ही है इसलिए प्रूफ करवा रहा है। तो जानबूझ करके हम इस कंडीशन का होल्ड करवाएंगे कि म्यू इज लेस देन 1। लिखता हूँ यहाँ पे मैं, this integral is convergent if mu is less than 1। म्यू का वैल्यू 1 से कम होगा। अब म्यू यानी कि इसका इंप्लाइज दैट मतलब है कि म्यू का वैल्यू है 1 माइनस का एम, ये 1 से छोटा होगा। अरे यार म्यू का वैल्यू यही तो है, तो म्यू का वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस एम इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एम इज लेस देन 1, उधर भेजो माइनस में, जीरो हो जाएगा, और जिस माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो जिप ग्रेटर देन हो जाएगा, एम इज ग्रेटर देन 0। कहानी मजेदार है, मजा आया। देखो ये जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज हमें मिल गई। पहली शर्त हमारी पूरी हो गई, एम कॉमा एन दिखाना था ग्रेटर देन 0, हम एम इज ग्रेटर देन 0 दिखाने में कामयाब हो गए। अब एन को और दिखाना है, सो ही काम हो जाएगा। देख रहे हो, एम इज ग्रेटर देन 0 अपने आप निकल करके आया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसा कह रहा था हमने बस टेस्टों को फॉलो किया, अपना आंसर आ चुका है। तो आई होप समझ में आया होगा। या लिखेंगे हेंस I1 इज कन्वर्जेंट इफ m इज ग्रेटर देन 0। आधा काम हो चुका है, पहली चीज हमारे तैयार होकर के आ चुकी है। अब बात करनी है I2 के बारे में। कोई दिक्कत तो ना है, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, 100% क्वालिटी क्लियर होगी, जैसा चाहिए वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, सो इजी। आई होप पल्ले पड़ा होगा। आइए बात करते हैं I2 के लिए, तो मेरे साथ साथ नोट करता रहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए देखते हैं I2 का क्या बिहेवियर रहता है। देखिए नाउ वी टेक, अब हम ले रहे हैं I2 को। I2 क्या थी, याद है कि भूल गए, वो थी आपकी A से 1, और I2 में हमें जो डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है वो 1 मिल रही है, तो उसके लिए हमने इस वाले को नीचे रखा था, क्योंकि यहीं से मिल रही थी, इसको दिखाने के लिए। इससे हम बोले भी नहीं थे इसको ऊपर रहने दो, नीचे जो है वो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर आपकी 1 माइनस का एन इंटू डी एक्स। अब इसके लिए वही काम करेंगे, एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, जो बचा कुचा होगा वो एफ एक्स आएगा अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस का एन। बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे भैया, बाई म्यू टेस्ट, खत्म कहानी। बाई म्यू टेस्ट क्या करेंगे, वही करेंगे भैया। इसमें डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, ए का वैल्यू इसमें 1 है,
और म्यू का वैल्यू क्या है, 1 कहाँ से मिला, 1 पे क्या हो रहा है, 1 को इस डिब्बे में रख रहे हैं तब इन्फिनिटी हो रहा है, तो इस डिब्बे की होल पावर ही क्या होगी, म्यू का वैल्यू। जिस डिब्बे में रखने पर फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है उसी डिब्बे की होल पावर होता है म्यू का वैल्यू। 2 बार बता चुका हूँ। रखिए, लगाओ म्यू टेस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए का होल पावर म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स। सही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए यानी कि 1 एक्स माइनस 1, लेकिन नीचे भैया 1 माइनस एक्स है, चलो इसको सेट करेंगे बाद में, जो है वैसा लिखा रहने दो अभी। 1 माइनस एन इंटू एफ एक्स बोलो कितना है, एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन। अब देखो कोष्टक काटना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है म्यू टेस्ट क्या करता है, जहां पर डिस्कंटिन्यूटी मिलती है उसी को खाड़ के फेंक देता है। ये तभी कटेगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं भैया, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले डाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे मैंने माइनस को कॉमन लिया अंदर हो जाएगा 1 माइनस का एक्स। ठीक है, देखो कट गया, ये काम खत्म हो गया। तो माइनस का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और एक्स की पावर एम माइनस का 1। नाउ टेकिंग लिमिट और भैया जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट टेक की आंसर आया माइनस का 1। कैसा आया, फाइनाइट आंसर आया है, फाइनाइट। कब आया है, जब म्यू का वैल्यू आपका कितना है भैया, म्यू का वैल्यू है आपका कितना, 1 माइनस का एन, इसी पर तो आया है। अब फिर दोबारा वही कंडीशन दिखाएंगे जैसे अभी दिखाई थी कि म्यू टेस्ट से इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है, जब म्यू का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन इंटीग्रल is convergent if म्यू इज लेस देन 1। म्यू इज लेस देन 1 का क्या तात्पर्य हुआ, जो वैल्यू आई है म्यू की 1 माइनस एन इज लेस देन 1। जो को बात समझ में आती है, यानी कि 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस एन इज लेस देन 0, प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस को भी उधर भेज देंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, एन इज ग्रेटर देन 0। और यही थी हमारी दूसरी कंडीशन, जो को जेऊ आ चुकी है। अरे बहुत मजा आता है यार, रियल है, फील करा दूंगा, पल्ले पड़ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस I2 is convergent if n is greater than 0। कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया इसके अंदर, कुछ नया सीखे, कुछ फीलिंग किया, है कि नहीं। कहानी हवा में नहीं चल रही है, कहानी हमारे सामने चल रही है, हमको बस जो माइंड में चल रहा है उसको लिखना आना चाहिए, यही रियल है। मजा आया, बस लिख देंगे यहाँ पे हेंस गिवन इंटीग्रल। अब लिख देंगे, अब I1 I2 दोनों ही कन्वर्जेंट आ गए, तो I भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब होगा, अब इनको मिला के लिख देंगे दोनों को, जब m, n का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। हेंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ, और इंटीग्रल का अगला जाके बीटा फंक्शन कह दियो, इफ m, n इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूव्ड। बस इतना कर आओगे, 10 नंबर क्यों ना जाए रे। और किसी भी बुक में उठा के देख लेना, इतने इजी वे में किसी किताब में नहीं होगा, फुल गारंटी है। तो आई होप एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। ये अब मिल चुके हैं करण से, अब बारी आ रही है अर्जुन से मिलने की। तो आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ता है फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि अर्जुन की तरफ देखिएगा। देखिए भैया, अब बात आती है अर्जुन से मिलने की। मैंने कहा था ना, बीटा गामा ये 2 डिजाइन मोस्ट फेमस डिजाइन है। क्या है सवाल, प्रूव दैट गामा फंक्शन गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी भैया फर्स्ट काइंड पहुंच गया, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी घुस गया लिमिट में, फर्स्ट काइंड का है। एक्स की पावर एन माइनस का 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एन इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमारी और आसानी है, हमें एम और एन दोनों नहीं, केवल हमें एन ही एन दिखाना है, लेकिन मजा भरपूर आना है। देखिए क्या करें, फिनिश सॉल्व। अब देखो भैया, दिमाग ने पहचान लिया है, इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है। तुम जानते हो कि फर्स्ट काइंड में कोई भी टेस्ट 0 पर नहीं लगता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने 1000 दफा बात बताई है, अगर तुमने मेरी वीडियो से फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखा है तो मैंने 100 बार ये बात बताई है कि कभी भी फर्स्ट काइंड में इसको 0 से नहीं लेंगे, हमेशा इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन घुसा दो, लेकिन ब्रेक जरूर करो इसको। चलो ब्रेक करते हैं यहाँ पे। लेट आई इज इक्वल टू, जो चीज है पूरी 0 से इन्फिनिटी, एक्स की पावर एन माइनस का 1 ई की पावर माइनस का एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे भैया। 0 से ए मैंने कोई मान लिया, एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस, अब मैं मानता हूं ए से इन्फिनिटी, एक्स की पावर एन माइनस का 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको कह दे रहे हैं I1, इसको कह दे रहे हैं I2।
बात समझ में आती है? अच्छी बात है। केवल ब्रेक कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट काइंड में कोई भी सवाल जीरो से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी टेस्ट लगाने से पहले भैया फर्स्ट काइंड में अंदर उसमें ब्रेक करना होना चाहिए। तो हमने ब्रेक कर लिया इसको। अब भैया हमारे आगे दो कंडीशन खड़ी हुई है, एक तो I1 की कंडीशन है, एक I2 की कंडीशन है। तो I2 को भूल जाओ, केवल बात करेंगे अभी I1 पर। तो इधर देखो, यहाँ पे जो I1 आया है जी आपका फर्स्ट काइंड का नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट में इन्फिनिटी नहीं है। तो भैया ये सेकंड काइंड का है। कैसा है? सेकंड काइंड का। दूसरा वाला जो I2 बन के निकल के तैयार हुआ इसी में से, वो आपका फर्स्ट काइंड का है। ध्यान देने वाली बात है भैया, जो पहला जो I1 बना है ये आपका सेकंड काइंड का है, क्योंकि लिमिट में इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, दोबारा हमने जो ब्रेक किया था भैया ये जो बना है वो सेकंड काइंड का है, तो देख रहे, सॉरी फर्स्ट काइंड का है। तो ध्यान रखना, इसको फर्स्ट काइंड से मेथड से करेंगे, इसको सेकंड काइंड के मेथड से करेंगे, इसलिए इसका नाम अर्जुन है। करण थोड़ा हल्का था, अर्जुन फुल पावरफुल है। ठीक, देखिएगा। तो नाउ वी टेक I1। हम पहले I1 की बात करेंगे, लेकिन I1 ध्यान देने वाली बात है, गलत मत कर देना। I1 भैया आपका सेकंड काइंड का है। ठीक, x की पावर n माइनस का 1 e की पावर माइनस का x dx। लिख लिया सवाल? अच्छी बात है, सारा फोकस सवाल पर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे फिर देखा भैया, जो पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है n-1 पर, जैसे अभी वाला कर रहा था। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो पूरा जो सवाल है n-1 पर डिपेंड कर रहा है। अगर n-1 का वैल्यू में जीरो डाल दिया, फीलिंग करवाऊंगा, मजा आएगा। तो क्या होगा? x की पावर जीरो हो जाएगी, यानी कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। e की पावर में माइनस का x बचेगा। तो साफ साफ देख पा रहे हो कि x बराबर, जैसे ही मैंने यहाँ पे n बराबर 1 को जीरो पे बराबर रखा, मान लिया मैंने इस पूरी जगह पे जीरो है अगर, तो क्या होगा? तो सवाल भैया प्रॉपर बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। प्रॉपर कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये डाल दिया तो सवाल बचेगा जीरो से a, और बचेगा केवल e की पावर माइनस का x, जो कि प्रॉपर बन गया। किसी भी लिमिट पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी, तो यानी कि प्रॉपर बन जाएगा। जैसे अभी बना था जस्ट गामा फंक्शन वाला, से पहले जो हमने बताया था बीटा वाला अभी बना था ना, वैसे ही सेम ये भी बन जाएगा प्रॉपर। तो n-1 की वैल्यू अगर मैंने जीरो के बराबर कर दी तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे मैंने मान लिया n-1 का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है, तब क्या होगा? अगर मैंने मान लिया n-1 का वैल्यू जीरो से बड़ा है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे जीरो से जब बड़ा है तो क्या बनेगा? मान लो मैंने 2 ले लिया, x की पावर 2 e की पावर माइनस का x जीरो से a, तब भी ये कंडीशन में भैया, तब भी ये प्रॉपर इंटीग्रल बना है। क्यों बना है? क्योंकि किसी भी लिमिट पर ये फंक्शन आपका इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। इन्फिनिटी कब होगा? जब ये चीज बट्टे में पहुंच जाए, क्योंकि जीरो लफड़ा डालता है बट्टे में। तो यानी कि अगर n-1 का वैल्यू जीरो या जीरो से बढ़ा लेता हूं तो सवाल आपका प्रॉपर बन जाएगा, यानी कि ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा। अब लफड़ा पड़ता है सेकंड केस में, जैसा अभी बनाया था सेम वैसे ही करना है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैं साथ में करवाता हूं हमेशा। अब दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? अगर n-1 का वैल्यू जीरो से छोटा हुआ तब क्या होगा? सपोज करो n-1 की जगह ले लिया मैंने माइनस का 1, जीरो से छोटा है, तब देखते हैं सवाल क्या बनेगा। सवाल बनेगा जीरो से a 1/x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर -1 होगी, नीचे ले जाएंगे उसको, e की पावर माइनस का x dx। लो, कहानी खत्म हो गई। अब भैया ये प्रॉपर नहीं रहा, इम्प्रॉपर हो चुका है। कैसे? जीरो डालती खैन इसका तबाह हो जाएगा, जीरो डालते ही इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर n-1 का वैल्यू मैं जीरो से छोटा लेता हूं तो भैया सवाल आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा सेकंड काइंड का, क्योंकि इस लिमिट पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कराएंगे किसकी सहायता से? म्यू टेस्ट की सहायता से। अभी किया जस्ट वैसे ही यही होगा, क्योंकि ये सेकंड काइंड का है। इससे बाद में बात करेंगे, अभी बात इससे चल रही है। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम इसमें भी 2 केस बनाएंगे, इसे अभी बनाए थे, समझ में आया होगा, रूपरेखा पल्ले पड़ी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। केस 1, इफ n-1 का जो वैल्यू है अगर वो जीरो या जीरो से बड़ा है, तो इन दिस केस, इन दिस कंडीशन, ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर। या I1 की बात चलिए ऐसे लिखो, I1 इज प्रॉपर, सो इट इज कन्वर्जेंट। I1 कैसा हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, तो भैया इसको हम कन्वर्जेंट कह देंगे। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 मजा आएगा। केस 2 में भैया इफ अगर n-1 का वैल्यू जीरो से छोटा हो गया, तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? बोलो रे बोलो, बहुत अच्छे। I1 इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड।
यहीं पे लफड़ा पड़ जाएगा। तो हम भैया पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कन्वर्जेंट है ही है। हमें दिक्कत आ रही है दूसरे केस में। दूसरे केस में बनना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इसको कन्वर्जन दिखाएंगे किसकी सहायता से दिखाएंगे, म्यू टेस्ट की सहायता से दिखाएंगे। बहुत अच्छे। नाउ बात करते हैं हम जब n-1 का वैल्यू 0 से छोटा है। इफ n-1 का वैल्यू 0 से छोटा है तब हम उठाया मैंने I1 को, I1 बराबर 0 से x की पावर n-1 e की पावर माइनस का x dx। तो इस कंडीशन में इट इज क्लियरली दैट, इस कंडीशन में जो सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है यानी कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर n-1 का वैल्यू 0 से छोटा है इसका मतलब है इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ। अभी मैंने जिस्ट आपको करके दिखाया था, यानी कि x का जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का n। तो यहाँ पे साफ साफ दिख पा रहे हो जैसे मैंने अभी किया था वैसे ही करेंगे। सिंगुलरिटी हमें कहाँ मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिल रही है, 0 पे मिल रही है। 0 पे हमें किस टर्म से मिल रही है, x वाले टर्म से मिल रही है, तो उसको मैं जानबूझ करके नीचे लिख दिया है ताकि दिखाई दे। या लिखेंगे यहाँ पे हियर इट इज क्लियरली दैट, हियर इट इज क्लियरली दैट क्या है, x is equals to 0 is the point of discontinuity, x is equal to 0 is the point of discontinuity। ठीक, कतई बढ़िया। इसका एफ एक्स लिख लो निकाल करके, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस का n। लगा दीजिए म्यू टेस्ट, काम खत्म बाय म्यू टेस्ट। जैसे ही म्यू टेस्ट लगाया क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अभी लगाया था जस्ट। ए क्या होता है, वो पॉइंट जहां डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है 0 पे मिल रही है, एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स माइनस ए की होल पावर म्यू, एक्स माइनस ए का मतलब है एक्स माइनस का 0, तो ओवरऑल एक्स ही रहेगा, होल पावर म्यू। म्यू क्या होता है, 1000 बार बता चुका हूं, जिस बक्से से डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है उसकी होल पावर। 0 कहाँ असर कर रहा है, इस पर असर कर रहा है, इसकी होल पावर कितनी है 1 माइनस का n, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस का n। बहुत बढ़िया। इनटू एफ ऑफ एक्स, पूरा उठा लो, एफ ऑफ एक्स कहाँ गया जीरा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस का n। कतई बढ़िया, इससे ये कट गया। अब थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, तो मैं भैया ये मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, संग संग नोट करना, अगर पीछे रह जाते हो तो वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हो। आगे चलते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये तो कट ही गया है, ई की पावर माइनस एक्स बचेगा। टेकिंग लिमिट, हमने इसमें लिमिट टेक की, और लिमिट टेक करते ही मुझे इसका वैल्यू मिल गया 1। ना समझ पाए, अरे नहीं समझ पाए, क्यों नहीं समझ पाए, इसको नीचे ले सकते हैं। एक्स की ई की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 मिला है, फाइनाइट वैल्यू है, कैसा है, फाइनाइट है। अब ये वैल्यू हमें किस म्यू पर मिला है, ये हमें मिला है म्यू बराबर कहाँ गया जीरा 1 माइनस n पर। अब सेम वही केस यहाँ भी होगा यार, हमें कन्वर्जेंट दिखाना है, तो हम जानते हैं कि सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में म्यू टेस्ट कन्वर्जेंट करता है कब, जब म्यू का वैल्यू होता है 1 से छोटा। जस्ट अभी लिखा था यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा मैं I1 इज कन्वर्जेंट इफ, कब भैया, कब म्यू का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अरे इसका मतलब क्या है, म्यू माने यही तो है 1 माइनस का n, इसका वैल्यू 1 से छोटा हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 को उधर भेज देंगे, यानी कि माइनस n इज लेस देन 0। सही, अच्छी बात है, 1 उधर जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब माइनस जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 0, भैया बात डन होती है। पहले केस में n इज ग्रेटर देन 0 निकल आ गया है, हमें जो चाहिए था, पहले केस की बात डन हुई। तो आई होप समझ में आया होगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा, पल्ले पड़ी। तब भी कोई डाउट अगर रह रहा है ना, नीचे कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बता देना। तो आइयो पल्ले पड़ा होगा, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं I2 की ओर, देखिएगा हमें इसमें भी यही चीज लेकर के आनी है, लेकिन ये थोड़ा अजीब पड़ेगा, ये सेकंड काइंड का नहीं है, ये फर्स्ट काइंड का है। ठीक, देखिएगा। तो देखो भैया, अब हम बात करते हैं I2 के बारे में। नाउ टेक I2 बराबर a से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस का 1 e की पावर माइनस एक्स dx। कतई बढ़िया। अब यहाँ देखो, जी I2 है का है जी, आपका फर्स्ट काइंड का है, और फर्स्ट काइंड में इसमें म्यू टेस्ट नहीं लगा पाएंगे हम, क्योंकि होल पावर नहीं है, कहीं पर भी लफड़ा पड़ेगा। तो इसको हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से। अब तुम्हें याद ही नहीं होगा, को पढ़े है, अरे को पढ़े है ना, BSc तो है, चलन दो ऐसे ही। नहीं पता है तो पढ़ लो यार, पढ़ लो। जे होता है एफ ऑफ एक्स को लेट करेंगे, उससे बड़ा फंक्शन जी ऑफ एक्स लेट करेंगे, और इसी पे लिमिट पे जी ऑफ एक्स लेट करेंगे, और इसी लिमिट पर हम जी ऑफ एक्स को कन्वर्जेंट दिखाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो कह देंगे ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक,
देखिएगा। तो उसको करता हूँ मैं कंपैरिजन टेस्ट से, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स मानता हूँ मैं e की पावर माइनस एक्स को। मैंने क्या कही, एफ एक्स उसको मानेंगे जो बाउंडेड दिखा सकें, जी एक्स उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाए। तो तुम्हें दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे, तो जी एक्स मानता हूँ मैं इस चीज को, एक्स की पावर एन माइनस वन को। इसका मतलब क्या हो गया, वन अपॉन एक्स की पावर वन माइनस एन हो गया। ठीक है, इसको मैं ले आया बट्टे में, कोई दिक्कत नहीं आता, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लगा दो कंपैरिजन टेस्ट, नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या है, याद है क्या, भूल गया, अभी तो लिख के दिखाया था। एफ ऑफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स का मॉड। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये रहा, लेस देन इक्वल टू, लिमिट लगेगी उसी लिमिट पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू आना चाहिए, ए से इन्फिनिटी। जी ऑफ एक्स कहाँ है, ये रहा, वन अपॉन एक्स की पावर वन माइनस का एन का मॉड और डी एक्स। अब मजा आएगा। अब सारा जो काम है वो यहाँ पे आके अटक चुका है। ये चीज डिसाइड कर देगी कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने उठा लिया साइड से, ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर वन माइनस एन डी एक्स। अरे अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक तुम्हें पी टेस्ट नामक एक प्राणी करवाया था, याद है पी टेस्ट। क्या था पी टेस्ट, पी टेस्ट था कि अगर ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स लिखा हुआ तो ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब एन का वैल्यू वन से बड़ा होगा तब। फर्स्ट काइंड की बात चल रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, दिमाग चौकन्ना होना चाहिए। फर्स्ट काइंड नॉट सेकंड काइंड। तो वहां पे बताया था तुम्हें कन्वर्जेंट कब होगा, जब एन का वैल्यू वन या वन से छोटा होगा। तो बात चल रही है कन्वर्जेंट की, तो इसको काय को देखना, एन इज ग्रेटर देन वन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यार एन का रोल यहाँ पे कौन अदा कर रहा है, वन माइनस एन अदा कर रहा है। क्या अदा कर रहा है, वन माइनस का एन। तो देखो इसको, इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसका वैल्यू वन से बड़ा होगा। अरे जब एन का वैल्यू वन से बड़ा होगा, एन कौन है, वन माइनस एन, यानी कि इंप्लाइज दैट वन माइनस एन इज ग्रेटर देन वन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का एन इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एन इज लेस देन जीरो, एन इज लेस देन जीरो। तो यानी कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, यहां पर ऊपर जो कोई मैं पावर लूं, ऊपर मैं जो एन का वैल्यू लूं वो जीरो से छोटा लूं। कंफ्यूज मत हो जाना, अभी अपना आंसर नहीं आया तुमको कि हमें सिद्ध करना है ग्रेटर देन जीरो, आंसर आया लेस देन जीरो। अरे आंसर नहीं है ये भी, अभी आंसर की ओर जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा, वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पी टेस्ट जानते हैं, लिख देंगे बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट। तो कोई भी वैल्यू उठा लो जो एन का वैल्यू कोई भी उठा लो जो आपका दे दो जीरो से छोटा हो। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर माइनस का वन, लेट एन इज इक्वल्स टू माइनस का वन। पेपर में और किताबों में ये स्टेप नहीं दिखाया गया है कहीं पर भी, तो भैया आप भी मत दिखाना इसको, कोई टेंशन नहीं है, दिखा दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाओगे तो भी अच्छी बात है। ये हमारा रफ कार्य है टोटल, क्योंकि इसके आगे हम नहीं पता क्या कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सेट करने के लिए हमने यहाँ पे पी टेस्ट का उपयोग किया है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब एन का वैल्यू वन से बड़ा होगा। और जो एन का है तो यह पूरी वैल्यू, तो इससे हमें निकल के एन का वैल्यू अगर यहाँ वन से छोटा रखेंगे तब ये चीज़ कन्वर्जेंट आएगी। तो वन से छोटा रखेंगे तो मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया यहाँ पे एन का वैल्यू माइनस का वन, जो कि वन से छोटा है, बात खत्म आती है। अच्छी बात है, चलो करते हैं कहानी आगे डन। जीरो से छोटा रखेंगे एन का वैल्यू, जीरो से छोटा, सॉरी वन से छोटा नहीं, जीरो से छोटा। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया माइनस का वन, रखते हैं यहाँ पर, देखो कितना आएगा, ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर वन माइनस का और माइनस का वन डी एक्स। तो यानी कि ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो अच्छा लग रहा है अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे यार कंपैरिजन टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा हुआ इसी को इसमें दोबारा ठोक दो, तो थोड़ा सा रफ करूंगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मैंने जैसे ही एन का वैल्यू माइनस का वन डाला, हमें ये चीज मिल गई, आई टू बराबर ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें अगेन पी टेस्ट ठोक देंगे, अगेन ठोक देंगे, क्योंकि तुम जानते हो इसकी शकल है इससे मैच कर रही है। ये अभी यहाँ पे लगाया था, लिखेंगे बाई पी टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को ही पी टेस्ट कहते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, बाई कंपैरिजन टेस्ट। वो तो हमारा रफ कार्य था पता लगाने के लिए कि यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लें। अब आ रहा अपना एक्यूरेट आंसर जो हमें चाहिए, बाई कंपैरिजन टेस्ट। क्या होता है, ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स। ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब एन का वैल्यू वन से बड़ा होता है, अरे यहीं लिखा था, उसी का इस्तेमाल दोबारा कर रहे हैं। ये तो रफ कार्य था, यहाँ पे मेन काम हो रहा है।
एन से बड़ा, एन का वैल्यू आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पे एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भैया एन का वैल्यू 2 है, जो 1 से बड़ा है। कैसा है 1 से बड़ा है? अरे जब जी 1 से बड़ा है तो क्या ये 0 से बड़ा नहीं होगा? हर कंडीशन में 0 से भी तो बड़ा होगा। अरे एन का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 0 से बड़ा होना है। बात होल्ड है रही है। तो एन भैया जब 1 से बड़ा है तो भैया एन 0 से तो बड़ा होगा। तो ये चीज हमें चाहिए थी, जी निकल आई, यहाँ जाके वो चीज मिली, यहाँ पे लिखेंगे हेंस I2 इज कन्वर्जेंट। कब I2 इज कन्वर्जेंट? इफ n इज ग्रेटर देन 0। कंफ्यूज मत होना, यहां पर हमने जो किया है वो रफ कार्य था, हमने इसलिए किया था यहां हमें n का वैल्यू कितना मिले। यहाँ की जुगाड़ हो गई, फिर हमने दोबारा इसमें एक कंपैरिजन टेस्ट लगाया, यहाँ से n का वैल्यू 2 आया, जो कि 1 से बड़ा है, जो कि इम्प्लाइज कर रहा है अगर कोई चीज़ यार 1 से बड़ी है तो वो चीज़ 0 तो बड़ी होगी। तो 0 तो बड़ी है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन होल्ड हो गई, हमें दिखाना था hence I2 is convergent if n is greater than 0। तो बस लिख देंगे hence given integral is convergent if n is greater than 0। बस काम डन। आई होप समझ में आया होगा। इसको रफ कर देते हैं। hence given integral is convergent, ढंग से लिखना ठीक है, कन्वर्जेंट लिखा हुआ है, convergent if n is greater than 0, hence proved। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आई होप मैंने बखूबी कोशिश की अपना 100% देने की। इसमें जो चीज़ें हैं मैंने पूरी कोशिश की अपना 100% देने की। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर था कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटरवल वो होता है समाप्त। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे रीमान इंटरवल, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो रहना रेडी कल से एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। उसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोड़िया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल रीमान इंटरवल के साथ पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।